नमस्कार। किताबें बहुत सी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सुनते हैं मालती जोशी जी की कहानी प्रतिरोध। उसके पूरे बदन पर जैसे छिपकलियां रेंग रही थी। नंदोई का दिलजला स्पर्श याद करके उसे उबकाई आ रही थी। उनकी लोलुप दृष्टि मानो अब तक उसका पीछा कर रही थी और वासना से सने शब्द अब तक कानों में झनझना रहे थे। उस समय मन तो हुआ था कि तमाचा जड़ दे, पर रिश्ते आड़े आ गए, इसलिए सिर्फ धमकाकर छोड़ दिया। बदले में उन्होंने भी धमकी दे डाली थी, शिकायत करके तो देखो, इतना बदनाम कर दूंगा कि कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। एक क्षण तो मीरा सहम गई। अभी तो शादी को कुल जमा 6 महीने भी नहीं हुए हैं और वह कैसे दुष्चक्र में फंस गई है। उसकी शादी के बाद ननद पहली बार सपरिवार घर आई है। उन लोगों की खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह शाम पकवान बना रही है। ननद को पानी का गिलास तक नहीं उठाने देती। अपनी अलमारी उसने दीदी के नाम पर खुली छोड़ी है, जो चाहे निकाले और पहने। बड़ी मन्नतों से पाए उसके बच्चे पर पूरी माया ममता लुटा रही है। उसकी शैतानियों को नजरअंदाज कर रही है, उसकी शरारतों को बख्श रही है। पता नहीं नंदोई के साथ वह सहज नहीं हो पाई। उसके अंतर्मन ने उसे सचेत कर दिया था कि इस आदमी की नज़र साफ नहीं है, इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। शायद उसकी यही कोशिश उनके अहम को आहत कर गई थी। उनका पौरुष दर्प इस अवमानना से तिलमिला उठा था और शायद इस अपमान का बदला चुकाने के लिए ही वे मौका तलाश रहे हों। वह शाम के खाने की तैयारी में व्यस्त थी। दोपहर का खाना खाकर सुयश रोज की तरह दुकान चले गए थे। अम्मा जी बिटिया को लेकर सुनार के पास चली गई थी। मेरी भी काम निपटा कर जा चुकी थी। उसी समय उन्होंने रसोई की चौखट पर खड़े होकर आवाज दी, क्यों, एक कप चाय मिल सकेगी क्या? उसका जी धक सा रह गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह घर में बिल्कुल अकेली है। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, आप बाहर चलकर बैठे, मैं वहीं ले आऊंगी। दरअसल उनके वहां खड़े रहने से उसे बहुत घबराहट हो रही थी। यहाँ पानी तो पी सकता हूँ या उसके लिए भी बाहर जाना पड़ेगा? उसने कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप एक गिलास भरा, ट्रे के एक सिरे पर उसे रखा और दूसरे सिरे से ट्रे पकड़कर उनके सामने कर दिया। मैं क्या अछूत हूँ जो इस तरह से पानी दे रही हो? वे गुर्राए। फिर भी मीरा चुप रही और चाय की तैयारी में जुट गई। वह बात बढ़ाना नहीं चाहती थी। जीजा जी भी उसका मंतव्य समझ चुके थे और चुपचाप बाहर जाकर बैठ गए। उसने बड़ी राहत महसूस की। चाय बनाकर वह धीरे से बैठक के कमरे में रखाई। उन्होंने अखबार से सिर उठाकर देखा। यह क्या, एक ही कप बनाकर लाई हो? तुम्हारा कप कहाँ है? जी मैं शाम को चाय नहीं पीती। थोड़ा साथ तो दे सकती हो। चाय क्या कोई अकेले पीने की चीज़ है? जाओ एक कप ले आओ, इसी से शेयर कर लेंगे। मुझे माफ़ कीजिए, रसोई में बहुत काम पड़ा है। कहकर वह जैसे ही मुड़ी, उन्होंने उसका आंचल पकड़ लिया। जीजा जी, आप होश में तो हैं? उसने किसी तरह अपना आंचल छुड़ाते हुए कहा। होश में कहाँ हूँ, मेरे होश तो तुमने छीन लिए हैं। जीजा जी, आप घर के बड़े हैं, बड़ों की तरह व्यवहार कीजिए। बड़ा हूं तो क्या हुआ, बूढ़ा तो नहीं हूं। अरे चाय तो एक बहाना था, सोचता था उसी बहाने से मेरे पास 5 मिनट बैठोगी, पर तुम तो जैसे मेरी छाया से भी दूर भाग रही हो। अरे मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? आप मेहमान हैं तो फिर मेहमान की मर्यादा में ही रहिए, नहीं तो क्या कर लोगी तुम? मुझे मजबूरन अम्मा जी से या इनसे शिकायत करनी पड़ेगी, और वो तुम्हारा मिट्टी का माधो मेरा क्या कर लेगा? मेरे सामने आंख उठाकर बात करने तक का तो ताब नहीं है उसमें। तुम शिकायत तो करके देखो। अरे इतना बदनाम कर दूंगा कि कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। आखिर क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा? इसके बाद मीरा वहां खड़ी नहीं रही। रसोई का दरवाजा बंद करके
सीधे ऊपर अपने कमरे में चली गई। अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। उसका तन मन अब घृणा से जल रहा था। हृदय भय से धड़क रहा था। इस व्यक्ति की खोटी नीयत को उसने शादी के मंडप में ही भांप लिया था। गरीब घर की लड़की थी मीरा, पर रूप राजरानी सा पाया था। इसलिए सुयश की माँ ने उसे बेटे के लिए मांग लिया था। मीरा के माँ बाप तो इस प्रस्ताव से ही धन्य हो गए थे। 2 बेटियों का ब्याह करके वे एकदम खोखले हो गए थे। 2 की चिंता और थी। ऐसे में वह प्रस्ताव तो वरदान ही था। जैसे बिना किसी दान दहेज के ऐसा घर पर जुटाने का तो वे सपना भी नहीं देख सकते थे। शादी के मंडप में ही जीजा जी को पहली बार देखा था। मजाक के नाम पर बड़ी भद्दी फब्तियां कस रहे थे और सब लोग हो करके हंस रहे थे। कभी कहते, अरे भैया यह तो लंगूर के हाथ में अंगूर आ गया समझो। कभी कहते, इसी को तो कहते हैं छुछुंदर के सर पर चमेली का तेल। दीदी से बोले, यह भी हमारी तरह मानव पूनों की जोड़ी है। बस भूमिकाएं कुछ बदल गई हैं। दीदी बेचारी कटकर रह गई थी। घर आते आते ही अम्मा जी से बोले, अम्मा यह काम आपने बहुत अच्छा किया कि आने वाली नस्लें सुधर जाएंगी। मीरा ने देखा था कि जीजा जी की हर टिप्पणी पर सुयश का चेहरा बुझ जाता था। पहले तो उसे हैरानी हुई थी कि कोई भी इस व्यक्ति को कोई खुड़काता क्यों नहीं। क्यों सब इसकी इतनी बेजा हरकतें बर्दाश्त किए जा रहे हैं। बाद में पता चला कि ये घर के दामाद हैं। उनकी हर बात जायज है। तभी से इस व्यक्ति के लिए मन में एक वितृष्णा, एक जुगुप्सा का भाव उपजा था। अब तो उसके साथ भय और क्रोध भी जुड़ गया था। उसके सामने जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। करीब 7 बजे माँ बेटी बाजार से लौटी। अपनी आंखों से उन्हें रिक्शे से उतरते देखने के बाद ही वह कमरे से बाहर आई। उन लोगों के आते ही जीजा जी बाहर चले गए। जाते हुए कह गए कि खाने पर इंतजार मत करना, किसी दोस्त के साथ कार्यक्रम है। मीरा ने राहत की सांस ली। उसने फटाफट खाना बनाया, सास ननद को खिलाया और कमरे में आकर लेट गई। पति की प्रतीक्षा रोज ही करती थी, पर आज दरवाजा खुला रखने का साहस नहीं हुआ उसे। किताब पढ़ते पढ़ते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुयश ने शायद 2-4 बार दरवाजा खटखटाया होगा, क्योंकि जब उसने दरवाजा खोला तो उसका मूड काफी उखड़ा हुआ था। किसके ख्यालों में खो गई थी? मैं इतनी देर से दरवाजा पीटता रहा और तुम्हें सुनाई नहीं दिया? उन्होंने तल्ख स्वर में पूछा। सॉरी, मैं पढ़ते पढ़ते पता नहीं कैसे आंख लग गई। आंख लगने का शौक इन दिनों ज्यादा चढ़ा हुआ है। ये क्या कह रहे हैं आप? सुयश ने कोई जवाब न दिया। गुस्सा चेहरे पर हावी रहा। जूते पहने पहने ही बिस्तर पर लेट गए। आप फ्रेश होकर आइए, मैं खाना लगा रही हूँ। मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? बाहर खाकर आया हूँ। बस कहना ही चाह रही थी कि खाकर आए हैं तो क्या हुआ, मेरे साथ 2 और खा लीजिए। पर उनका मुंह देखकर चुप रह गई। पलंग पर सामने बैठकर उसने बातें शुरू करने की गरज से शुरू ही किया था कि वह चीख कर बोले, लीव मी अलोन, मेरे साथ नौटंकी मत करो। मीरा स्तब्ध रह गई। इतना घन्ना आदमी इतनी कड़वी बात कैसे कह गया? मीरा जानती है कि सुयश हमेशा हीन ग्रंथि से ग्रस्त रहते हैं। वे अपनों को मीरा के योग्य नहीं समझते। पता नहीं कैसे उनके मन में यह बात बैठ गई है कि मीरा ने परिस्थिति से मजबूर होकर शादी के लिए हाँ की होगी। यह एहसास उन्हें बेचारा सा बना देता है। वे कभी खुलकर अपनी कोई बात नहीं कहते, किसी तरह की फरमाइश नहीं करते। उसने उनकी ऊंची आवाज कभी नहीं सुनी थी, फिर आज अचानक इतने आक्रामक कैसे हो गए? उसका मन एकदम चौकन्ना हो गया। कहीं यह सब नंदोई की करतूत तो नहीं है? बाहर कहाँ खाया? होटल में? साथ में कौन था? क्या इतनी फौजदारी करोगी जो इतने सवाल दाग रही हो? अच्छा जाने दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, आपके जीजा जी आपके लिए पूजनीय हो सकते हैं, पर क्या विश्वसनीय भी हैं? सुयश एकदम चौंक कर उठ बैठे। जीजा जी को बीच में क्यों ला रही हो? आप उन्हीं के साथ गए थे ना? सुयश चुप रह गए।
उनका मौन ही स्वीकृति था। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उनकी शिकायत की तो वे मुझे बदनाम कर देंगे, लेकिन वे इतने कायर निकले कि उन्हें मेरी शिकायत करने तक का भी सब्र नहीं हुआ। उन्होंने पहल करने में ही अपनी कुशलता समझी। मैं अभी आई। कहाँ जा रही हो? उस आदमी को उसकी औकात तो दिखा दूं। वैसे यह काम आपको करना चाहिए था, लेकिन जब आपको अपनी कुंठाएं सहलाने से ही फुर्सत नहीं है तो अपनी लड़ाई तो मुझे खुद ही लड़नी होगी, है ना? सुनो, बेकार का तमाशा मत करो। और वे जो मेरा तमाशा बनाने पर तुले हुए हैं, बदनाम करने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं। वह दंदनाती हुई सीढ़ियों से उतर गई। मेहमानों का कमरा खाली था। अम्मा जी के कमरे में बैठक जमी हुई थी। अम्मा अपने बड़े से पलंग पर बैठकर छल्लियां कतर रही थी। लालन को गोद में लेकर बिटिया रानी पास ही बैठी थी। वे अपनी लफ्फाजी झाड़ रहे थे और माँ बेटी तन्मयता से उन्हें सुन रही थी। अम्मा, आपने बड़ी गलती करी। बस गोरा रंग देखा और रीझ गई। ये छोटे घरों की लड़कियां रासलीला रचाने में बड़ी माहिर होती हैं। वो तो आपके आशीर्वाद से मैं बच गया, वरना अरे मैं तो ठग गई बेटा। हीरा समझकर कांच उठा लाई, मुझे क्या पता था। अम्मा बोलते बोलते एकाएक रुक गई। उन्होंने दरवाजे पर खड़ी मीरा को देखा। कुछ देर कमरे में सन्नाटा सा छा गया। सबकी नजरें अपनी ओर उठती देखकर मीरा मंथर गति से अंदर कमरे में चली आई और सास के पलंग पर खड़ी हो गई। ये कैसी रासलीला का वर्णन हो रहा है जीजा जी? जरा हम भी तो सुनकर देखें। उसने स्पष्ट देखा कि सास और ननद ने घृणा से मुंह फेर लिया और जीजा जी अपनी कुर्सी पर बैठे कसमसा रहे हैं। आपने बताया नहीं जीजा जी, किस रासलीला का बखान हो रहा था? सब तुम्हारी तरह बेशरम नहीं होते, समझी? तुम्हें करते लाज नहीं आई? पर वे बेचारे कहते भी झिझक रहे हैं। मीरा ने सास की टिप्पणी पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो एकटक नंदोई को घूर रही थी। आखिरकार जब उसकी दृष्टि का ताप सहा नहीं गया तो वे उठ खड़े हुए। अम्मा, मैं चलता हूं। जिस तिसके मुंह लगने की मेरी आदत नहीं है। ऐसे कैसे चले जाएंगे जीजा जी? उसने लपक कर उनका हाथ पकड़ लिया और ननद की गोद में लेटे बेटे के सिर पर रखकर कहा, अब बोलिए जीजा जी, आप अम्मा जी को जो गाथा सुना रहे थे, क्या वह सच है? जीजा जी के माथे पर पसीना छलक आया। पिछले 3-4 दिनों से जिस स्पर्श के लिए लालायित थे, वो आज वज्र की तरह कठोर और अग्नि की तरह दाहक लग रहा था। मीरा की मुट्ठी में पड़ा उनका हाथ नागपाश में जकड़ गया था। झूठ बोलना बहुत आसान होता है जीजा जी, पर सच बोलने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। तो मैं क्या तुमसे डरता हूं? तो बोलिए ना। खबरदार। छाया इतनी जोर से दहाड़ी कि सब चौंक गए। बेटे के सिर पर रखा पति का हाथ उसने इतनी जोर से झटक दिया कि वे और मीरा गिरते गिरते बचे। खबरदार जो मेरे बेटे की झूठी कसम खाई, उसने फुंकारते हुए कहा। ये बच्चा मैंने सेठ-मेट में नहीं पाया है, सैकड़ों देवी देवताओं की चौखट पर माथा रगड़ा है तब पाया है। इसे मैं तुम्हारी काली करतूतों पर बड़ी नहीं चढ़ने दूंगी। क्या बक रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? वे गुर्राए। मुझे आंखें मत दिखाओ, मैं कोई गलत नहीं कह रही हूँ। अपने घर को तो तुमने नरक बना ही दिया है, अब यहाँ भी गंदगी फैला रहे हो। तुमने क्या समझा कि तुम्हारी भावज की तरह दुनिया की हर औरत इतनी कमजोर है? चुप कर बेटी, अम्मा बोली। नहीं अम्मा, मैं अब चुप नहीं रहूंगी। अब तक होठ सीकर खून के घूंट पी पी कर रही हूँ, पर अब पानी सर से ऊपर हो गया है। जानती हो, मेरा देवर 6 महीने के लिए विलायत क्या गया, इन्होंने उसकी बहू को पटा लिया। अभी दूसरों को बखान कर रहे थे, भूल गए कि मेरे घर में मेरी आंखों के सामने रासलीला रचाते रहे हैं। उससे जी नहीं भरा तो अब मेरे भाई के घर में सेंध लगाने चले आए हैं, पर मैं अपने जीते जी यह होने नहीं दूंगी, ध्यान रखना। अम्मा, अपनी बेटी को समझा लीजिए, वरना बहुत बुरा होगा। अम्मा जी ने एकदम हाथ ही जोड़ लिए। कहा, जमाई जी, आपके हाथ जोड़ती हूँ, कृपया करके इस समय आप यहाँ से चले जाइए। हमने आपके पैर पूजे हैं,
ऐसा ना हो कि हम लोगों से कोई बेअदबी हो जाए। अम्मा ठीक कह रही हैं। सुयश पता नहीं एकदम कहाँ से प्रकट हो गए थे। आप बाइज्जत यहाँ से चले जाएं, इसी में आपकी भलाई है। अच्छा, तो अब चींटी के भी पर निकल आए हैं। ठीक है, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, लेकिन ये अपमान मैं भूलूंगा नहीं, हमेशा याद रखूंगा। तो आप ये भी याद रखिएगा कि आपकी लड़ाई मुझसे है, मेरी बहन से नहीं। और आपने अगर उसकी तरफ एक उंगली भी उठाई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुयश का आवेश देखकर जीजाजी तो क्या, सभी लोग चकित हो गए। पहली बार उन्होंने जाना कि चंदन भी कभी कभी आग दे सकता है। जीजाजी तो भीतर तक तिल मिला गए थे। फिर पीछे मुड़कर पत्नी से बोले, अब चलोगी भी या और कुछ सुनना बाकी रह गया है? मैं अब उस नरक में नहीं जाऊंगी। तो क्या यहीं रहकर भाई भाभी की जूठन पर पलोगी? झूठन पर क्यों? सुयश ने कहा, यह घर उसका भी है, आधे घर की वो भी हकदार है, यहाँ मालकिन बनकर रहेगी। ठीक है, शौक से रहो, पर 4 दिन बाद मेरे पास आई तो मैं नहीं रखूंगा, कह देता हूं। उनके जाते ही कमरे में एक भीषण सन्नाटा सा छा गया। केवल मेहमानों के सामान की उठापटक की आवाज आती रही। घटनाक्रम को देखकर मीरा तो जैसे पत्थर ही हो गई थी। उसकी बात तो हाशिए पर चली गई थी और एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। छाया एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी थी। वर्षों से संचित आक्रोश बाहर छिटक पड़ा था और उस आवेग में पता नहीं कितना कुछ बह गया था। उसे अब लौटाया नहीं जा सकता। थोड़ी देर बाद दरवाजे की आवाज आई। इस घर का परम आदरणीय अतिथि अनादरित होकर जा चुका था। उस असहनीय नीरत्व को मीरा ने ही तोड़ा। ननद के दोनों हाथ हथेली में लेकर बोली, मुझे माफ करना दीदी, मेरी वजह से इतना बड़ा कांड हो गया, आपका घर छिन गया, पर क्या करूं, इतना बड़ा झूठ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसका अफसोस मत करो मीरा, वह घर मेरा कभी नहीं था। तुम क्षण भर को एक झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैं तो इतने बड़े झूठ में वर्षों से रह रही हूं। कितनी दिलेर हूं ना मैं। सचमुच आपकी बहादुरी की तो दाद देनी पड़ेगी। मैं तो हैरान हूं कि आप इतने दिनों तक यह अनाचार कैसे सहती रही, और क्यों सहती रही? औरत को बहुत कुछ सहना पड़ता है मीरा, पर क्यों? नहीं दीदी, पति भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि उसकी जायज नाजायज सारी बातों को अनदेखा किया जाए। क्या करूं, इसी एहसास ने मुझे कभी कुछ खुलकर बोलने नहीं दिया। और ये एहसास आपके भीतर किसने पैदा किया? आपके पति परमेश्वर ही ने ना। आपके रूप रंग को लेकर उन्होंने इतनी बार कोचा होगा कि आप कभी भी सिर न उठा सके। एक बात बताइए, क्या रूप रंग ही सब कुछ है? आपके गुण, आपकी शिक्षा, दीक्षा, आचार व्यवहार का क्या कोई महत्व नहीं है? कोई मूल्य नहीं है? क्या चेहरे की सुंदरता से चरित्र के अवगुण छिप जाते हैं? छाया क्या कहती, चुपचाप बच्चे को थपकियां देती रही। दीदी, पता नहीं आप में इतना हीन बोध क्यों है? ये सब जीजा जी की ही कृपा का प्रसाद है ना? यह नुस्खा उन्होंने आपके भाई पर भी आजमाया है। शादी वाले दिन से बेचारे यही ठाने बैठे हैं कि ये शादी मैंने बेमन से की है। परिस्थितियों ने मजबूरन मुझसे हाँ करवाई है। उन्हें आश्वस्त करते करते मैं थक गई हूँ। मेरी बातों का उन पर कोई असर नहीं होता। पता नहीं ऐसे गलीज माहौल में आप कैसे रहती हैं, मुझे तो सहन नहीं होता। मैं ऐसे वातावरण में सांस नहीं ले सकती जहाँ 24 घंटे आप पर शंकालु नजरों का पहरा बैठा हो, जहाँ हर रोज अपने आप को नए सिरे से साबित करना पड़े। आज के बाद तो मेरा यहाँ रहना एकदम ही असंभव है। अम्मा जी, अपने बेटे से कहिएगा कि सुबह मुझे मेरे घर छोड़ आएंगे। तुम किस घर की बात कर रही हो बहू? अम्मा ने दृढ़ता से कहा। तुम कहीं नहीं जाओगी, जिसे जाना था वो चला गया। उनके जाने से मुझे क्या फर्क पड़ता है अम्मा जी? मेरी लड़ाई उनसे नहीं है, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, सुयश ने कड़क कर कहा। रात के 12 बजे उसका शंखनाद करने की कोई जरूरत नहीं।
चुपचाप सोने चलो और दूसरों को भी सोने दो। उनके स्वर में आदेश था, पर आंखों में एक निवेदन था। पति का यह स्वरूप वो आज पहली बार देख रही थी और उसके भीतर एक नई खुशी ने जन्म लिया था और सुयश का ये रूप उसे आनंदित करने लगा था। विस्मय विमुक्त सी वह चुपचाप सीढ़ियां चढ़ने लगी। तो आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी प्रतिरोध। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल किताबें बहुत सी को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगली कहानी में जल्दी ही आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अलविदा।